लेसन था वो स्टेसी और वेल्स के साथ जब उसने अम, उस मीडियम के साथ उसने जब एक सेशन लिया रॉबर्ट के लाइक उपस्थिति में, तब उन्हें पता चला कि पेनेलोप की ये जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो बहुत डीप है और वो बहुत सेंटर्ड है तीन चीजों पे: कंपैशन, सर्विस, इनर स्ट्रेंथ। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्टोरी में। कंपैशन जो उसे उसके डेफनेस की वजह से मिला है, सर्विस जो उसको देनी है, लाइक उसका एक मोटिव है कि सबको सर्विस देनी है, मदद करनी है। और इनर स्ट्रेंथ वो किस तरह से मिल रहा है वो आगे बता रही है। वो बोल रही है कि उसके जीवन में जो भी चैलेंजेस उसने प्लान किए थे, सोल जब प्लानिंग हो रही थी, प्री बर्थ प्लानिंग, तब उसने डेफनेस पिक किया, एक फीमेल की तरह जन्मना, ये भी उसने डिसाइड किया। और उसमें भी अफ्रीकन अमेरिकन एक जो प्रजाति है, वो एक कम्युनिटी है, उनमें वो जन्म लेना चाहती थी, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं, डेफनेस एक फिजिकल रिस्ट्रिक्शन है जहां पे उनको सुनाई नहीं देता है। फीमेल जो है, फीमेल को ऑलरेडी जिस जिस पीरियड में वो जन्मी थी, उस टाइम पीरियड में, उस ईयर में फीमेल को इतना ज्यादा लाइक प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, राइट? जितना कंपैरेटिवली मेन को करते थे उनकी कामों के लिए, राइट? तो फीमेल की तरह जन्म लिया जिसमें लेस उसको आंका जाता था। ओके, फिर अफ्रीकन अमेरिकन, तो पहले बहुत सालों पहले यूएस में ये डिस्क्रिमिनेशन होता था व्हाइट और ब्लैक में, राइट? तो ये अफ्रीकन अमेरिकन जैसे जन्मी है, जिसके कारण उसकी ऑलरेडी जो गिनती है वो लाइक फर्स्ट में नहीं आ रही है, वो सेकंड, थर्ड और एंड में उनको प्रायोरिटी मिलती है। ओके, तो इस चैलेंज को लेके वो सीखने आई है कंपैशन, सर्विस और इनर स्ट्रेंथ। ये अपॉर्चुनिटी है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। ये जो सारी लाइफ कंडीशंस है जो प्लान करके आए हैं, वो किसी पनिशमेंट के लिए नहीं, एक अपॉर्चुनिटी, सेक्रेट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत पवित्र अपॉर्चुनिटी की तरह उन्होंने ये ली है, जिसके कारण उसे डीप अंडरस्टैंडिंग होगा कंपैशन का, अनकंडीशनल लव का, जो उसे मिल रहा है और जो देने वाली है। ओके, पूरे इस सफर में डेफनेस के बाद वजह से वो कनेक्ट कर पाई खुद को उन सारे लोगों के साथ जो किसी भी फिजिकल इलनेस से गुजर रहे हैं, और उनको कम आंका जाता है, उनको कम समझा जाता है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है क्योंकि उनमें कुछ डिसेबिलिटी है। ओके, तो ये बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई उन लोगों के साथ, क्योंकि वो खुद भी उस चीज से सफर कर रही थी। लेकिन इस सफरिंग से वो टूट नहीं गई। एक्चुअली उसको इससे इंस्पिरेशन मिला कि जो डिफरेंट कम्युनिटी है, जो नॉर्मल पीपल की हो सकती है, और ये जो फिजिकल इलनेस के साथ पैदा होते हैं बच्चे, उनके बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करने लगी। उन्हें साइन लैंग्वेजेस सिखा के, इन सारे जो विकलांग बच्चे हैं, जो बात नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, डेफ एंड म्यूट, उनको इन्होंने साइन लैंग्वेज सिखाई, इंग्लिश सिखा दिया, जिसके कारण वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे वर्ल्ड के साथ, राइट? तो ये उन्हें इंस्पिरेशन मिला और वो ब्रिज बन गई इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में। इनर स्ट्रेंथ के लिए जो उसे हीलिंग चाहिए था, जो प्यार चाहिए था, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, वो कहीं बाहर नहीं ढूंढ रही थी। जब उसको ये इंस्पिरेशन मिला कि दूसरों को मदद करनी है, जब वो मदद करने लगी एक्चुअली, तब उसे इनर स्ट्रेंथ, पावरफुल इनर स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन हुआ, जो उसको हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है। के उसका जीवन एक स्पिरिचुअल जीवन की तरह उसने डिजाइन किया था, जहां पे उसको ग्रोथ करना था एक्सपीरियंस करके ऑपोजिट्स, जैसे कॉन्ट्रास्ट या ऑपोजिट बोला जाता है। पहले भी हमने ये वर्ड सुना है योर सोल्स प्लान में ही, कि कैसे सोल्स सिचुएशंस ऐसे बना देते हैं, दिखने में वो सिचुएशन टोटली ऑपोजिट होते हैं जो उनका लर्निंग है उससे। जैसे हमने फर्स्ट सेशन में देखा था, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में देखा था, वो जो कैरेक्टर है, उस जॉन जो कैरेक्टर था, वो एक्चुअली एक गे पर्सन बन के जन्मा था, और वो उस समय पे जब वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं था, और उसे
क्या सीखना था? अगेंस्ट अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस एंड कंपैशन। सिचुएशन ऐसे उसने क्रिएट की सोल प्लान के द्वारा कि जहां पे एक्सेप्टेंस ही नहीं है, लेकिन वो सीखने आया है एक्सेप्टेंस, राइट? ऑपोजिट है। तो सेम वे पेनेलोप ने भी किया है। पेनेलोप को सीखना था कंपैशन, लेकिन एक्चुअली में उसे कंपैशन नहीं मिला दुनिया से। लेकिन ये ही चीज उसे रियल मीनिंग बता पाई, कंपैशन होता क्या है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। इसे कहा गया है लर्निंग थ्रू ऑपोजिट्स, लर्निंग थ्रू कॉन्ट्रास्ट सिचुएशंस, ऐसे उन्होंने टर्म दिया है उसको। तो उसने ये सीखा, उसने सीखा कंपैशन, अनकंडीशनल लव, म्यूचुअल लव, और इसके साथ स्पिरिचुअली कैसे ग्रो हो सकते हैं। फिर पेनेलोप ने जजमेंट, वो जजमेंट नहीं कर रही थी यहाँ पे, देखो, जब वो खुद एक सफरिंग में थी या फिर कुछ फिजिकल चैलेंज में थी, शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि जो मैं कर रही हूँ वो एक लर्निंग है, उसी तरह से वो लोग भी लर्न कर रहे हैं, यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है। तो सेम चीज स्टेसी वेल्स के द्वारा हमें पता चली कि स्पिरिट रिल्म्स में भी कोई पनिशमेंट नहीं होती है, जजमेंट नहीं होती है, वहां होता है सेल्फ रिव्यू। खुद रिव्यू करते हैं खुद के एक्शंस को कि मैंने इस जन्म में क्या किया, मैंने इस जन्म में क्या सीखा, मैंने किसके साथ कैसे व्यवहार किया। ये सारा रिव्यू वो स्पिरिट रिल्म्स में करते हैं। वहां जजमेंट नहीं होता है कि ओके, मैंने इस जन्म में कुछ गलती की, लाइक किसी का मर्डर कर दिया, किसी के घर पे चोरी की। हम लोग उसे गलत नहीं समझेंगे एट स्पिरिट लेवल या सोल लेवल या फिर स्पिरिचुअल रिल्म में, उसे कहेंगे एक सेल्फ रिव्यू है। क्या मैंने एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस लेके उससे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की और मैं वापस लेके गया, तो मैंने वो टिक कर दिया। लाइक हम क्या कहते हैं, मोक्ष, हमें मोक्ष पाना है, राइट? मोक्ष पाना है। मोक्ष होता क्या है? मोक्ष वो होता है जिसे एक्सपीरियंस लेके हम छोड़ देते हैं उस एक्सपीरियंस को, उस सिचुएशन को, उससे हम विदा करते हैं या फिर उससे विदा करते हैं या फिर उससे डिटैच हो जाते हैं, राइट? तो इसी तरह से अगर किसी जन्म में किसी जन्म में मैंने मर्डर करने का एक्सपीरियंस ले लिया, तो मैं फिर से नहीं करूंगी। हो गया ना एक्सपीरियंस। रॉबरी करने का ले लिया, फिर से नहीं करूंगी। तो ये एक्सपीरियंस लेके, सो यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। हाँ, कर्म मैंने बनाए, उसका मुझे फलित मिलेगा, मिल रहा होगा, या फिर आई डोंट नो कब कुछ किया हो तो मिल भी जाए। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे है, उस एक्सपीरियंस की वजह से जो मर्डर कॉन्सेप्ट है उससे मुझे मोक्ष मिल गया, किसी का मर्डर करना। सो इसको सीरियसली मत लीजिए, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही थी आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सेल्फ रिव्यू हो गया। तो सेल्फ रिव्यू के दौरान पेनेलोप ने रिव्यू किया कि उसने लव सीखा, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव जो सीखना चाह रही थी उसके इस डेफनेस की वजह से उसने सीखा। ओके। फिर जो भी किसी भी सोल के अंदर जो भी हार्डशिप्स होते हैं, फिजिकल हार्डशिप्स होते हैं, इलनेसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सभी सोल्स ये प्रोफाउंडली सीखने आते हैं, जो जिसे हम लव, अनकंडीशनल लव कहते हैं। वो लेकिन सीखते कैसे हैं? वो इनर बैरियर्स को उनको ब्रेक करना पड़ता है। सेम अगेन, एक्सपीरियंसेस ऑपोजिट होंगे जहां पे उनको लव नहीं मिलेगा, वो इनर बैरियर बन जाएगा कि मैं लवेबल नहीं हूं, मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूं, लेकिन वही बैरियर उन्हें ब्रेक करके वो अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस सीखना है। ओके। आगे बता रही है कि स्टेसी वेल्स, पेनेलोप जो लिसन नहीं कर पा रही थी उसकी ईयर्स से, वो एक्चुअली शी वॉज एबल टू हियर, लिसन फ्रॉम हर हार्ट। मतलब जो हमारे पास इंद्रिय है, कान, सच में हम कितनी बार उसको 100% यूज करते हैं? नहीं करते, राइट? तो पेनेलोप है जो एक डेफ है, जिससे सुनाई नहीं देता है, वो बस कानों से नहीं देता है, उसके मन के कानों के द्वारा उसे वो आवाज बहुत क्लियरली सुनाई देती है। और वो जो भावनाएं हैं वो और भी हाइटेंड होके सुनाई देती है, जो नॉर्मल पर्सन को जो सारी इंद्रियां जो काम कर रही है उससे भी नहीं समझ में आएगी। तो ये बहुत कमाल की चीज है। जैसे हम बोलते हैं, अगर भगवान किसी एक पावर को ले लेता है इंसान से, तो कुछ और हाइटेंड पावर बना के दे देता है।
तो ये जब आपका एक इंद्रिय ही काम नहीं कर रहा है, तो आपका पूरा फोकस इतना बढ़ जाता है एक चीज पे, उनकी बातों पे, कि आप उनके इमोशंस को भी जान पाते हो। ओके। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट जो स्टोरी है इस चैप्टर में उसमें सुनने वाले हैं। तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं पेनेलोप की स्टोरी। फाइनली जो ये पावरफुल जर्नी उसकी रही है, जिसमें बहुत सारे पेनफुल लाइक लाइफ इवेंट्स हुए हैं, जो कुछ पास्ट लाइफ से भी लाइक रोल ओवर हुए थे, है ना। उनकी मॉम, पेनेलोप की मॉम पहले जन्म में जिसका मर्डर हो गया था, और उसी जन्म में पेनेलोप ने खुद को जान मतलब खुदकुशी कर ली थी। ये सारे जो पास्ट हॉरिबल इंसिडेंट्स थे वो उसने रोल ओवर करके फियर जो है ना उस पर काबू पा लिया। लेकिन उसके लिए जो भी उसको पेन हुआ लाइफ में, जो इमोशनल पेन हो गया, उसकी वजह से उसके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। उससे समझ में आ गया कि डेफ होना भी जरूरी है, क्योंकि उस जन्म में जो कान काम कर रहे थे तब उसने बहुत दर्द सुना। इस जन्म में उसे कान नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसे दर्द नहीं सुनना था, उसे प्यार चाहिए था। प्यार समझ के उसने उस डेफनेस को ग्रैटिट्यूड कर दिया। ओके। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि उसका जो डिवाइन नेचर है, शी वॉज एबल टू कम बैक टू रिटर्न बैक टू हर डिवाइन नेचर, जो है लव, इजिली आ पाई वो। और अल्टीमेटली कह सकते हैं हम कि पेनेलोप की पूरा डेफिनेट की जो स्टोरी है, जहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस हो सकते थे, लेकिन वो लिमिटेशंस पार करके उसने एक ऐसा सीक्रेट पाथ बना दिया जहाँ पे उसने उसकी सोल ने कंपैशन, सर्विस और जो इनर स्ट्रेंथ उसको उसको सीखनी थी वो सब सीख लिया। तो हमारे भी जीवन में अगर कोई भी कमी है, किसी भी प्रकार की कमी है, ओके, तो उसे आप पनिशमेंट में मत समझिए, उसे आप एक अपॉर्चुनिटी समझिए। अगर वो अभी नहीं है, तो वो पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको पाने का रीजन क्या है। अगर वो मैंने पा ली तो मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगी। अगर एक्सपीरियंस हो गया तो उससे डिटैच कैसे होंगी, क्योंकि उससे तो मोक्ष पाना है। मुझे एक मास्टर है, मेरी फ्रेंड है एक्चुअली, उसने मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी कि मोक्ष एग्जैक्टली होता क्या है। वो मुझे बता रही थी, चार जो आश्रम होते हैं, फर्स्ट ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, और होता है वानप्रस्थाश्रम, और लास्ट में सन्यास। तो मुझे ये पता तो है, सुना तो है, लेकिन एग्जैक्टली सबका मीनिंग नहीं पता। तो वो बता रही थी, लेट्स से कि हम 100 years जिएंगे, तो फर्स्ट 25 years होगा ब्रह्मचर्य, उसमें सीखेंगे कि कैसे आगे का जीवन जीना है, उसका नॉलेज लेंगे स्टूडेंट की तरह। फिर गृहस्थ आश्रम में जाके हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे हमारा जो उदर निर्वाह है, लाइक लाइवलीहुड है, काम कमाने का, वो सब करेंगे, जिसके कारण हम लोग वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य और सन्यास सबको संभाल रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य मतलब आपके बच्चे हैं, है ना, या फिर छोटे भाई बहन है उसको संभालना है। वानप्रस्थ आश्रम में होंगे आपके बड़े, है ना, उनको भी संभालना है। फिर सन्यास को कैसे संभालना है, तो उनको डोनेशन देके, दान धर्म करके। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आगे बताती हूँ कि हो गया ये डिजायर्स कंप्लीट करने का, ये है जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स है सारे फुलफिल करने का गृहस्थ आश्रम होता है, ऐसा उन्होंने उसने बताया। तो मैंने पूछा फिर वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है। उसने बोला कि इस समय पे ना डिटैचमेंट पे काम करनी होती है, जो ब्रह्मचर्य में सीखा हमने, जो गृहस्थ आश्रम में हमने एक्सपीरियंस से सीखा, ब्रह्मचर्य में पुस्तक से, है ना, तो यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस लिखे। तो वानप्रस्थ आश्रम में उसी नॉलेज से, उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके डिटैचमेंट सीखना है। तो वो हो गया धीरे धीरे मोक्ष। तो वो खुद का बता रही है, वो 50s में है, वो बोल रही है, मैं ना बहुत सालों पहले बहुत पानी पूरी खाती थी, मुझे बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन ना मैंने कहा अच्छा है, एक्सपीरियंस हो गया, अब नहीं खाना है। तो मैंने पानी पूरी से मोक्ष पा लिया। अब मेरे घर के नीचे बहुत दुकान है पानी पूरी के, कभी खा लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रेव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उससे मोक्ष पा लिया। तो मैं धीरे धीरे एक एक चीज से मोक्ष पाके वानप्रस्थ आश्रम जा रही हूँ, लाइक डिटैचमेंट। ये कुछ और नहीं है, डिटैचमेंट है।
और डिटैचमेंट जो इस आश्रम के लाइक द्वारा बताया गया है, वही एक मार्ग है संन्यास का, निर्वाण का या फिर मोक्ष का। मोक्ष हमें एकदम से नहीं मिलेगा, तो बस एक छोटी-छोटी चीज़ से हम जब डिटैच हो रहे हैं, तब मिल जाएगा, ऐसा उसने बताया। तो मैं यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ, मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको हार्डशिप्स आएँगे। क्योंकि हार्डशिप से ही आपको पता चलेगा कि आप उस चीज़ से, उस व्यक्ति से कितने अटैच्ड हो। और जब आप में ये रियलाइज़ेशन आएगा कि ये अटैचमेंट ही कारण है आपके सफरिंग का, तो आप उस पर काम कर सकते हो डिटैच होने के लिए। ओके? तो ये डेफनेस जो पेनेलोप लेके आई थी, उसके कारण वो समझ पाई कि वो अटैच थी किसी पास्ट लाइफ मेमोरी से, उसकी मदर से, या फिर उसके पास जो था पहले पूरे इंद्रिय थे, अच्छे बॉडी था, फिर कुछ भी था, उससे अटैच थी। डेफनेस की वजह से उसने एक डिटैचमेंट सीख ली जो उनके उसके इंद्रियों के साथ था, कानों के साथ था, सुनने के साथ, इस एक्टिविटी के साथ था। जिसके कारण उसका जो ट्रू नेचर है लव, उसने समझ लिया। तो हमारे ग्रंथों में जो लिखा है ना, ये आश्रम क्यों होते हैं, क्योंकि आपको भी वो सेल्फ रियलाइजेशन करना है, हमें मुझे भी करना है, इनर रिफ्लेक्शन करना है, जिससे आप आपके ट्रू नेचर पे वापस जा सकते हैं। एक लव जो आपका ट्रू नेचर है उस पर वापस जा सकते हैं। सो दिस इज माय एक्सप्लेनेशन टू दिस कंक्लूजन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं इसी चैप्टर में, जो ये चैप्टर है डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है ब्लाइंडनेस, उसे देखते हैं। ब्लाइंडनेस में स्टोरी है ये बॉब की। तो ये केस स्टडीज है, स्टोरी नहीं कहना चाहिए, केस स्टडीज है, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। सो बॉब, इसका नाम है बॉब फिंस्टन। ओके, बॉब फिंस्टन। इसकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। ये ब्लाइंड तो है, जन्मता लाइक जन्म से ही वो ब्लाइंड है, लेकिन उसने जब सोल प्लान किया था, प्री बर्थ प्लानिंग किया था, तब उसने ये प्लान नहीं किया था, ब्लाइंडनेस प्लान नहीं किया था। तो ये जब पृथ्वी पे जन्म लिया इसने, एक्सीडेंटली वो ब्लाइंड हो गया। तो ऑथर कहता है, वैसे तो मैंने जब से ये केस स्टडीज किए हैं, सुने हैं, कभी एक्सीडेंट्स होते ही नहीं है, ऐसे उसने बोला है। वो वर्ड तो एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट भी एक्सीडेंटली नहीं होता है, वो भी प्री प्लान्ड होता है। तो वो कहते हैं कि ये तो सच में एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बॉब ने तो प्लान किया था एक नॉर्मल जीवन, लेकिन जब वो यहाँ पे जन्मा एज अ ह्यूमन बीइंग, इस सोल ने जन्म लिया, इनकारनेट हो गया, वो ब्लाइंड हो गया। ओके, क्योंकि उसके जो सेल्स थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया इसका रीजन क्या है। जो हाँ, ये प्रीमेच्योर बेबी था, 3 महीने पहले जन्मा था, तो इसे इंक्यूबेटर में रखा गया। एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से इंक्यूबेटर में जो ज्यादा मात्रा में उसके ऑक्सीजन मिला था, उसके कारण से जो सेल्स है उसके रेटिना के, वो मल्टीप्लाई हो गए बहुत ज्यादा क्विकली, और जिसके कारण वहां पे स्कार्स हो गए, टिश्यूज पे स्कार टिश्यूज हो गए, तो उसकी आंखें खराब हो गई। जो बहुत एक न्यूबॉर्न बेबी है जो प्रीमेच्योर है, और उसकी आंखें खराब हो गई। तो ये हुआ था 1949 में। तो ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, इसीलिए रॉब ने ऐसे बताया है। तो बॉब, जो केस स्टडी है जिसकी, बॉब बताता है, जब मैं छोटा था, जब मुझे लाइक ज्यादा पता समझ नहीं आता था, सिर्फ वर्ड सुन रहा था मैं, तब मेरी मॉम ने कभी ये मेंशन ही नहीं किया कि मैं ब्लाइंड हूँ। उसे उसने कभी बताया नहीं कि मैं ब्लाइंड हूँ, क्योंकि लाइक उसका उसका ये इंट्यूशन था, उसे ये फीलिंग था कि ये बताने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसने बताया नहीं। जब वो 3 साल का हो गया, लगभग 3 साल का हो गया बॉब, तब उसे ना ये सुनाई दे रहा था कि टर्न ऑफ द लाइट, आंट, आपकी आंट आ रही है, मतलब कोई बुआ आ रही है या मौसी आ रही है। तो बोल रहा था कि तुम ये कैसे कह सकती हो वो आ रही है। तो मॉम कहती है कि मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो आ रही है सामने से। तो वो बॉब बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हें दिखाई कैसे दे रहा है, ये क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसकी मॉम बोल रही है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी आंखों से दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी हाथों से दिखाई देता है। तो मैं मेरी आंखों से देख पा रही हूँ और तुम तुम्हारे हाथ से देख पाते हो। और इससे ये बहुत समझ नहीं आ रहा था, 3 साल का बच्चा है, लेकिन मॉम धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन कर रही थी कि ब्लाइंडनेस क्या होता है। जब कोई ब्लाइंड बोलता था तब उसे फीलिंग आ रहा था कि हाँ, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जब वो स्कूल चला गया बॉब, तब तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि वो स्कूल साइटेड किड्स जिनके ऑलरेडी आंखें अच्छे हैं, नॉर्मल किड्स है, वैसे स्कूल में चला गया था। तो बहुत सारे क्लासेस उनके सेपरेट क्लासेस में, स्पेशल किड्स के क्लासेस में होती थी, और कुछ क्लासेस नॉर्मल किड्स के साथ। जो भी क्लासेस नॉर्मल किड्स के साथ होती थी, वहां पे टीचर बोलती थी कि अरे, बॉब है इस क्लास में, प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि उस वो एक स्पेशल किड है, तो उसके साथ काम करते हुए बहुत सावधानी से कीजिए, उससे परेशानी नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो ये जो फीलिंग था ना स्पेशल किड होने का, वो भी उसे परेशान कर रहा था। आगे जाके भी उससे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे आए स्कूल में, कॉलेज में। तो वो बोल रहा है ब्लाइंडनेस का जीवन जैसे डेफनेस का है, उस तरह से इजी नहीं था। आगे वो बता रहा है कि लेकिन एक अनादर चैलेंज मेरे लाइफ में था, मेरे डैड मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उन्हें लगता था मैं एक ब्लाइंड बच्चा हूं उनका, जो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा। तो इसलिए वो ज्यादा मेरे साथ बात नहीं करते थे। इस कारण से बॉब का बहुत ज्यादा हद तक जो जीवन का समय था, वो उसकी मॉम और बाकी मौसी, दादी, नानी, इनके साथ ही चला बहुत सालों तक। और वो बता रहे थे कि ये लोग मुझे इतने अच्छे से संभाल रहे थे कि वो कभी फील ही नहीं करने दे रहे थे कि मैं ब्लाइंड हूँ। बहुत अच्छे से। कभी मैं बुक लेके पढ़ता था नॉर्मल लोगों का, ब्रेल लिपि वाला नहीं, नॉर्मल। ओके। तो मैं अपसाइड डाउन रखता था, मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा ना कैसे पकड़ा है। तो मॉम और मेरी आंट कभी भी ये इसको करेक्ट नहीं करते थे। लेकिन कभी किसी ने मुझे बोल दिया कि अरे, तुमने बुक अपसाइड डाउन पकड़ा है, तो मुझे रियलाइज होता था। तो ये जो इंट्यूशन है मॉम, एज अ मॉम और आंट का, उन्हें पता था कैसे डील करना है ब्लाइंड किड्स के साथ। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपब्रिंगिंग की है, ऐसा उन्होंने बताया। बॉब को इंटरेस्ट था म्यूजिक में। जब वो कॉलेज में था, तो उसने एडमिशन लिया एक समर कैंप में, जहाँ पे म्यूजिक, एक म्यूजिक कैंप था एक्चुअली समर में। तो उसने वहां पे एडमिशन ले लिया। और वो जो स्टाफ और फ्रेंड्स वहां पे मिले, वो बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। और इसके म्यूजिक के टैलेंट को वो बहुत अच्छे से लाइक सपोर्ट कर रहे थे। तो उसे इस कैंप में हाई ए लाइक बहुत ज्यादा अच्छे लाइक क्या बोलते हैं, अच्छी तरह से उसने म्यूजिक सीखा। जो भी सारी आवाजें थी, टेम्पो होता है, या फिर जो आवाज में उतार चढ़ाव होता है, वो इतना शार्प उसको सुनाई दे रहा था। उसकी उसकी ये जो कला है, उसने इतनी अच्छे से की कि उसे एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल गया, क्योंकि उसमें क्रेडिट्स होते हैं ना, उनको मिलते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ले तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, तो उस क्रेडिट्स के अनुसार आपको आगे अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो बॉब ने ओबरलिन कॉलेज नाम का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जो नॉर्मल लोगों के लिए बना है, वहां पे एडमिशन लिया, और सक्सेसफुली वहां से वो पास आउट हुआ। बहुत अच्छे से उसने कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन। ही वॉज सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि मैंने नॉर्मल किड्स के साथ पढ़ाई की। बहुत कम उसको स्पेशल कुछ अटेंशन दिया गया, अदरवाइज नॉर्मल किड की तरह उसको बर्ताव किया गया उसके साथ। आगे बताता है कि उसके जीवन में एक पेट है। ओके, उस पेट का नाम है हर्ली। हर्ली बहुत ज्यादा भागता है, और वो बहुत मिस्चीवस है, बहुत मस्ती करता है। लेकिन बॉब उसके साथ बहुत खुश है। उसे लगता है कि ये हर्ली जो उसका पेट है, ऐसा ही ठीक है, ये डॉग ऐसा ही ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे अलाइव फील होता है, अच्छा फील होता है, मैं जिंदा हूँ ऐसा मुझे फील होता है। और हर्ली ने बहुत बार बॉब को बहुत लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट से बचाया है। उसमें से एक है, जब वो सबवे पे जा रहा था, गलती से उसने प्लेटफॉर्म पे, लाइक सबवे का प्लेटफॉर्म थोड़ा नीचे लाइक होता है ना, ट्रैक, ट्रेन ट्रैक। तो वो गिरते गिरते हर्ली ने उसको बचा लिया। तो ही वॉज काइंड ऑफ अ फ्रेंड एंड कंपेनियन फॉर
बॉब। बॉब बताता है जब वो कॉलेज में था तब उसे पता चला कि वो होमोसेक्सुअल है। होमोसेक्सुअल मतलब सेम जेंडर के लोगों से एक दूसरे को लाइक पसंद करते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू द सेम जेंडर पीपल। तो इट वाज पार्ट ऑफ हिज प्रीबर्थ प्लानिंग, ये बाद में रॉबर्ट और स्टेसी ने एक्सप्लेन किया है। तो आगे जो बॉब बता रहा है वो हम देखते हैं। रॉबर्ट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बॉब को कि ब्लाइंडनेस एग्जैक्टली क्या फीलिंग है ना। तो वो बोल रहा है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा, बॉब तुम्हें कैसे पता चलता है एक सर्टेन ऑब्जेक्ट यही है, या फिर जैसे एरोप्लेन एक बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, या फिर उससे भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा किसी शेप को टच करके कि ये नाम इसी ऑब्जेक्ट का है। तो बॉब बोलता है नहीं, सच बताओ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते कैसे हैं, फील कैसे होते हैं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है। मैंने सिर्फ उसके शब्द सुने हैं, लेकिन मैं मन में पिक्चर ही नहीं कर पाता हूँ कि वो दिखते कैसे हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स को मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है, कभी हाथ नहीं लगाया है। तो वो एनिमल होता कैसा है, डॉग, डॉग को लगाया है, लेकिन लाइक अदर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स कभी देखे नहीं है, तो एक्सपीरियंस क्या करूं मैं उसका, मैं क्या इमेजिन करूं। फिर मैंने एक वर्ड सुना, वो बोल रहा है स्काई स्क्रेपर। होता क्या है मुझे नहीं पता, बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट होता है इसलिए उनको नहीं पता है। स्काई लाइन क्या होता है, आई डोंट नो। मून कैसे दिखता है मुझे नहीं पता। स्टार्स और प्लैनेट कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता जब कोई कहता है एक कोई पर्सन हैंडसम है या अगली है, मुझे नहीं पता वो हैंडसम कैसे दिखता है और अगली कैसे दिखता है। मेरे लिए तो सब सारे लोग अच्छे ही है, ऐसे वो बता रहा है। तो रॉबर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है उससे, एज अ ब्लाइंड पर्सन तुम्हें ड्रीम्स क्या आते हैं, तुम क्या देखते हो ड्रीम्स में। वो बोलता है कि ड्रीम्स तो सिर्फ आवाजें होती है, जैसे रेडियो शो शुरू है। मैं ड्रीम्स में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि मैं जब उसमें चलता हूँ, मेरे हाथ में कोई काठी नहीं होती है, और मेरे पास कोई डॉग नहीं है गाइड करने के लिए, या कोई इंसान नहीं है मुझे रास्ता दिखाने के लिए। ड्रीम में मैं जहां जाना चाहता हूँ मैं ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाता हूँ। उसने ये जो बताया ना, ये कॉन्सेप्ट है एस्ट्रल ट्रैवल का। एस्ट्रल ट्रैवल, जो हम एस्ट्रल बॉडी, लाइक हमारा स्थूल शरीर है जिसमें बोन्स है, हमारा मांसपेशी है, ये हमारा शरीर है स्थूल शरीर। जो एस्ट्रल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर है, जो कनेक्टेड है सिल्वर कॉर्ड से। एक कॉन्सेप्ट है सिल्वर कॉर्ड, इसमें इस शरीर में और सूक्ष्म शरीर में एक कनेक्शन है। तो एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, तो उस सूक्ष्म शरीर से जब बाहर आता है, लाइक स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर बाहर आता है, ग्रॉस बॉडी से एस्ट्रल बॉडी जब बाहर आ जाती है, जब आप नींद में होते हो, गहरी नींद में, एक सुपर कॉन्शियस स्टेट में होते हो, तब वो एस्ट्रल बॉडी कहीं भी घूम सकती है, बिकॉज इट्स अ लाइक इट्स काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। ये एक एनर्जी की फॉर्म में होती है, इसीलिए उसमें कुछ बाउंड्रीज नहीं है कि आप इस देश के हो तो उस देश जाने के लिए टिकट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, नहीं। आप एक देश क्या, बहुत सारे देश घूम सकते हो एस्ट्रल लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे, और बहुत सारे प्लैनेट्स पे जा सकते हो, बहुत सारे रिल्म्स में जा सकते हो। एस्ट्रल ट्रैवलिंग अनलिमिटेड है, बहुत सारे लोकों में जा सकते हो। तो सेम थिंग ये एक्सपीरियंस कर रहा है बॉब। तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड व्हेन आई रेड दिस, कि एक ब्लाइंड पर्सन ये कर पा रहा है, तो उसके जीवात्मा में, उसके जीव की आत्मा में इतना नॉलेज है कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता हूँ। अननोइंगली हम जो जी रहे हैं, कभी कभी हमें लगता है कि पता नहीं कैसे मुझे ये पता था ये करना है ना। हम कहते हैं मुझे पता था ये ऐसा ही करना है, किसी ने सिखाया तो नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, आई न्यू इट ऑलरेडी कैसे करना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपके जीव में होती है, आपके जीवात्मा में होती है, जो इस जीव में जब आते हो तब आपको वो इंफॉर्मेशन आप रिकॉल करते हैं। जैसे मेरा बता रही हूँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तब तो कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, और मैं यूएस में थी प्रेग्नेंट जब थी तब, और मुझे पता ही नहीं था मैं बेबी को कैसे संभालूंगी।
क्यों तो मैं यूट्यूब पे देखने लगी कि कैसे संभालते हैं बच्चों को, डिलीवरी कैसी होती है, डिलीवरी के बाद क्या-क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटल जाने के लिए क्या-क्या करना करना पड़ता है जब बेबी आने वाला है। मेरी मॉम और मेरी सासू माँ आ गई थी बताने के लिए, लेकिन वो भी क्लूलेस थी कि यूएस में क्या करते हैं। तो वो बताने के लिए डर रही थी कि बताओ या नहीं बताओ, कि हमारे इंडिया में तो ऐसे होता है। तो जैसा-वैसा बता रहे थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब वो वापस इंडिया चले गए, सब कुछ मैं यूट्यूब ही कर रही थी। लेकिन यूट्यूब पे देख के भी मुझे लग रहा था कि ओके ये ईज़ी है मैं कर लूँगी, ओके ईज़ी है मैं कर लूँगी। तो ऐसे कर के 3 साल मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसे सँभाला बच्चों को जैसे हमें पता है बच्चे कैसे सँभालते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से होगी? तो ये हमारा सबकॉन्शियस लेवल पे जो नॉलेज है हमारा, हमारे जीवात्मा में जो है नॉलेज, वो हमने एक्सेस की है, जब हम उस स्थिति में, सिचुएशन में आ गए हैं, राइट? और ऐसे भी कहा जाता है कि जो भी सिचुएशन इस प्लैनेट पे हो रहा है, फिजिकल रिल्म में हो रहा है, अर्थ प्लैनेट पे हो रहा है, वो एक्चुअली हम पहले ही जी के आते हैं एस्ट्रली। बस हमें वो ड्रीम्स याद नहीं रहते हैं। कुछ याद रह जाते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। तो ये हम ऑलरेडी वहाँ पे रिहर्सल हो गया है, यहाँ पे ड्रामा शुरू है, एक्चुअल में एक्शन शुरू है, ऐसा कहा जाता है। तो ये ब्लाइंड हो है, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है, उसे आवाज़ें बस सुनाई देती हैं, कुछ दिखाई देता नहीं, पूरा डार्कनेस है। वो कहता है कि मैं उन कुछ बदनसीब लोगों में से हूँ, जिसे कभी उस जिसने कभी लाइट ही नहीं देखा है बचपन से ही, राइट? तो इसलिए मुझे पता नहीं है कैसे कौन और क्या देखते हैं ड्रीम्स में। तो वो पूछ रहा है कि क्या ड्रीम्स में भी तुम खुद को ब्लाइंड समझते हो? क्या तुम्हें वो फीलिंग है कि तुम ब्लाइंड हो ड्रीम में? वो बोल रहा है कि डज़न्ट मैटर, इससे कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है मुझको। कि ड्रीम में ना मुझे जो चाहिए मैं वैसा करता हूँ। अगर किसी रेस्टोरेंट में गया हूँ, मुझे खाना चाहिए तो मुझे पता है उसके मेन्यू में क्या है। मैं मेन्यू पढ़ता नहीं हूँ वहाँ पे। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो सारा मेन्यू रेडी होता है। मुझे जहाँ जाना है, वो स्टेशन कौन-सा है या फिर वो गाँव कौन-सा है, मैं पहले ही सोच लेता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ। तो मैं क्या क्या पढूँ वहाँ जाके? तो वो बोल रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो वो बोल रहा है तुम्हें क्या डिफ़रेंस लगता है? रॉबर्ट पूछ रहा है, एग्ज़ैक्टली तुम्हें क्या डिफ़रेंस लगता है ब्लाइंड और साइटेड पीपल में, जिनकी आँखें हैं? तो वो बोल रहा है कि हाँ, मुझे लगता है मेरे जैसे लोग ज़्यादा सेंसिटिव है टच, स्मेल, काइंडनेस को। हमारे जैसे बैरोमीटर चल रहा है कॉन्स्टेंटली, कौन काइंड है, कौन अनकाइंड है। तो क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यही हमारा ज़रिया है सर्वाइवल का। जो शायद ये मिस करते हैं साइटेड लोग, जिनमें आँखें होती है। उन्हें वो समझ नहीं आता है, वो सच में कौन काइंड है, उनकी तरफ काइंडनेस शो कर रहा है और कौन अनकाइंड है, जो हमें बहुत अच्छे से पता चलता है। तो वो बोल रहा है कि तुम्हें कैसे लगेगा अगर तुम्हें खुद की आँखें सच में तुम ब्लाइंड नहीं हो और तुम्हारी नॉर्मल लोगों की तरह आँखें हो, तो तुम कैसे खुद को फ़ील करोगे? किस तरह से तुम होगे? तो वो बोलता है कि मुझे लगता है अगर मेरी आँखें नॉर्मल होती, तो मैं बहुत ज़्यादा ना रोतलू होता, बहुत रोता मैं। मेरे पास पैसे नहीं है, लोग मुझे अच्छा नहीं बोल रहे हैं, मैं अच्छा दिख नहीं रहा हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ या फिर पतला हूँ, पूरा पर्सनैलिटी पे फ़ोकस करता। मैं अगली हूँ, हैंडसम हूँ, इन चीज़ों पे होता। लेकिन ब्लाइंड होने की वज़ह से ना, मुझ में वो चीज़ ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं गंदा कैसे दिखता है। मुझ में तो बस डिफरेंट फीलिंग है कि ओके जैसा हूँ, ऐसा हूँ। और मेरे अंदर एक प्यार है एनिमल्स के लिए, जो शायद मेरे पास आँखें होती तो नहीं होता। एंड अगेन अगर मेरे पास आँखें होती तो ट्रस्ट इश्यूज़ होते मेरे पास, जो अब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं मुझको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग मेरे आस-पास हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, अगर मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा तो मैं चल भी नहीं पाऊँगा उनके साथ। तो मैं तो उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। तो मास्टर्स हम ये स्वाध्याय यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं क्योंकि इसके बाद शुरू होगा बॉब का स्टेसी वेल्स के साथ एक सेशन, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये चेंज हुआ क्यों बॉब के साथ। जब उसने प्लान किया था खुद का सोल प्लान नॉर्मल पर्सन की तरह। चैलेंजेस तो जो अभी हो रहे हैं वैसे ही है, लेकिन तब साइटेड पर्सन की तरह।
लेकिन बाय बर्थ वो ब्लाइंड हो गया है। ये चेंज हुआ कैसे और क्यों हुआ और ये इम्प्लीमेंट कैसे करा गया आगे के उस लाइफ में विद द प्रीवियस चैलेंजेस। पहले ब्लाइंड नहीं था, अब ब्लाइंडनेस के साथ वो चैलेंजेस है। तो ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट ही केस स्टडी है।